आज हम इतिहास के बस एक पन्ने को खोलकर ये समझने वाले हैं कि एक पूरा का पूरा मध्ययुगीन भारतीय साम्राज्य आखिर अंदर से काम कैसे करता था। उसकी आर्थिक शक्ति का राज क्या था, उसकी सांस्कृतिक विरासत कैसी थी, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो मूल सवाल यही है, कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे है? और फिर वो कौन सी वजहें होती हैं जब वो बिखरने लगता है? दिल्ली सल्तनत की कहानी के जरिए हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी पड़ताल का आधार ये ऐतिहासिक स्रोत है। हम साथ मिलकर इसी दस्तावेज की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इससे कितनी गहरी जानकारी निकाली जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिस पर पूरा साम्राज्य टिका था, यानी उसकी अर्थव्यवस्था। सीधी सी बात है, सल्तनत की सारी ताकत और दौलत की बुनियाद एक ही चीज थी, और वो थी जमीन। खेती से जो भी अतिरिक्त उपज होती थी वही सल्तनत की सेना और उसके खजाने को भरती थी। और इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा था खराज। ये एक तरह का लैंड टैक्स था जो खेती की उपज पर लगता था। यही वो पैसा था जिससे सल्तनत अपनी विशाल सेना और पूरे प्रशासन का खर्चा उठाती थी। अब देखिए यहाँ चीजें कितनी दिलचस्प हो जाती हैं। दो बड़े सुल्तानों ने इसी खराज सिस्टम को बिल्कुल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम बनाया, जमीन की पैमाइश करवाई ताकि टैक्स की रकम तय हो सके। वहीं मोहम्मद तुगलक ने उपजाऊ इलाकों में टैक्स अचानक बढ़ा दिया। नतीजा, किसानों में हाहाकार मच गया। तो एक ही सिस्टम, लेकिन उसे लागू करने के तरीके ने कितना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। हाँ, लेकिन अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ खेती नहीं था। उस दौर के शहर व्यापार के बड़े केंद्र हुआ करते थे, और जो ट्रेड रूट्स थे वो मानो साम्राज्य की धमनियों की तरह थे, जो हर तरफ दौलत पहुंचाते थे। अच्छा, अर्थव्यवस्था तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि इस साम्राज्य में रहने वाले लोगों की दुनिया कैसी थी, उनका समाज कैसा था। तो समाज एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर जाहिर है सुल्तान, उसके ठीक नीचे अमीर यानी कि नोबल्स, और उलेमा यानी धार्मिक विद्वान। और इस पिरामिड के सबसे बड़े निचले हिस्से में थी आम जनता, किसान, कारीगर और सैनिक। पावर का बंटवारा एकदम साफ था। और ये ऊंच नीच सिर्फ कागज पर नहीं थी। शासक वर्ग यानी सुल्तान और उसके करीबी लोग बेहिसाब शान शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, जबकि आम लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इन्हीं की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में निकल जाता था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये पूरा ढांचा, ये आर्थिक और सामाजिक दबाव केंद्रीय सत्ता को कमजोर करना शुरू कर देता है और साम्राज्य टूटने लगता है। ये टाइमलाइन इस बिखराव को बहुत अच्छे से दिखाती है। फिरोज तुगलक के बाद दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई, और जैसे ही केंद्र में एक पावर वैक्यूम बना, जौनपुर, बंगाल और गुजरात जैसे सूबे ताकतवर होकर अलग हो गए। देखते ही देखते ये सब अपनी अपनी स्वतंत्र सल्तनतें बन गए। लेकिन देखिए, सल्तनत का ये पतन एक अंत नहीं था, ये तो एक तरह का बदलाव था। इसकी राख से कई नई ताकतवर और दिलचस्प रियासतें पैदा हुईं। चलिए इन नई ताकतों से मिलते हैं। सबसे पहले जौनपुर। इसे इसकी सांस्कृतिक तरक्की की वजह से पूरब का शिराज तक कहा जाने लगा था। शर्की सुल्तानों के दौर में ये कला का एक बड़ा सेंटर बन गया। फिर आता है गुजरात। समंदर किनारे होने की वजह से इसके बंदरगाहों से खूब व्यापार होता था। महमूद बेगड़ा जैसे शासकों ने इसे एक बड़ी ट्रेडिंग पावर बना दिया था। और फिर मेवाड़, राजस्थान में राजपूत शक्ति का एक नया उभार। ये इलाका अपने जबरदस्त प्रतिरोध और कमाल की वास्तुकला के लिए जाना गया, और इसका सबसे बड़ा चेहरा थे राणा कुंभा। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं कि कैसे इस राजनीतिक बिखराव ने एक बिल्कुल नई और अनोखी मिली-जुली संस्कृति को जन्म दिया। राणा कुंभा इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। सोचिए, 32 किले बनवाए उन्होंने, और चित्तौड़ का मशहूर विजय स्तंभ भी उन्हीं की देन है। ये दिखाता है कि इन नए क्षेत्रीय राज्यों में कितनी सांस्कृतिक ऊर्जा थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे दौर की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? वो थी ये सांस्कृतिक मिलावट। जैसे जैसे दिल्ली की ताकत घटी, क्षेत्रीय शासकों ने सल्तनत से आई फारसी तुर्की परंपराओं को स्थानीय भारतीय कला और शैलियों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। इसी से एक नई अनोखी इंडो इस्लामिक संस्कृति पैदा हुई, जिसकी झलक हमें राणा कुंभा के कामों में साफ दिखती है।
और अंत में बस एक सवाल, 15वीं सदी का ये जो कल्चरल फ्यूजन था, क्या इसकी गूंज आज भी हमारे आसपास मौजूद है? हमारी इमारतों में, हमारे संगीत में, हमारी संस्कृति में? सोच कर देखिएगा।